हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अरोड टू हिस्ट्री। आज जो मैं एनसीईआरटी का सीरीज चला रहा हूँ क्लास 6 का, उसी में चैप्टर 9 पर चर्चा करूंगा। उस चैप्टर में मूल रूप से जो ट्रेड है, व्यापार है, उसकी बातें की गई है। फिर दक्षिण भारत के जो 3 साम्राज्य थे उन पर चर्चा है, कनिष्क की चर्चा है, सातवाहन की चर्चा है, थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म की भी चर्चा है और भक्ति की भी चर्चा है। तो हम बारी बारी से सबकी बात करते हैं। सर्वप्रथम जो विभिन्न जगहों पे खुदाई के बाद तरह तरह के बर्तन मिले हैं जो उस जगह पे नहीं बनते थे, इससे ये साबित होता है, प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में भी व्यापार होता था। व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वहाँ के सामान को लाते थे या यहाँ का सामान वहाँ मिलता था। खास करके दक्षिण भारत का व्यापार जो है और वो रोम के साथ भी होता था, और इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि रोमन सिक्के भारत में भी पाए गए हैं। इसका मतलब है कि रोम के व्यापारी यहाँ आते थे या यहाँ के व्यापारी वहाँ जाते थे और वहाँ से सिक्के आते थे। रोम में दक्षिण भारत के जो कीमती पत्थर हैं और खास करके जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, उसकी बहुत डिमांड थी। उसे वहाँ काला सोना के नाम से जाना जाता था। तो उसका बहुत बृहद पैमाने पर व्यापार होता था, समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। बहुत सारे जहाज, शिप भी बनते थे जिससे लोग व्यापार करने जाते थे। और मानसूनी हवा जो है उसका उपयोग, मानसून का उपयोग जहाज को चलाने में किया जाता था। समुद्र के किनारे किनारे भी या बंगाल की खाड़ी को पार कर, अरेबियन सी को पार करके व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समुद्र के रास्ते का जो व्यापार है वो बहुत ही बढ़ा हुआ था। रोड रूट भी विकसित था और इन दोनों रास्तों से व्यापार भारत का विदेशों से, खास करके रोम साम्राज्य से होता था। वहाँ भारत की चीज़ों की बहुत डिमांड थी। इसके बाद जो संगम साहित्य है, संगम साहित्य में 3 मुखिया का जिक्र है। बेसिकली ये मुखिया जो है वो राजा होते थे। 3 साम्राज्य था, चोला, पांड्या और चेरा। इन तीनों के जो मुखिया थे उसकी चर्चा की गई है, जिनके पीरियड में, खास करके पांड्या के पीरियड में 3 संगम साहित्यों की रचना हुई है। 3 संगम हुए हैं जिसमें तमिल कवि एकत्रित हुए थे और विभिन्न रचनाएं करते हैं। हालांकि वो हमारा इस चैप्टर में विषय नहीं है, लेकिन उसमें जिक्र किया गया है और विभिन्न नगरों का भी जिक्र किया गया है। खास करके ये देखा गया है कि जो तीनों राजा थे उनके 2 राजधानियां हुआ करती थी या 2 केंद्र हुआ करते थे, एक समुद्री तट पर और एक मैदानी इलाकों में। अब दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। मैदानी इलाके जो हैं वो खास करके अगर कावेरी के नदी के मैदानी इलाकों को देखें तो बड़ा उपजाऊ था, और इसी उपजाऊ होने के कारण जो भी राजा थे उस क्षेत्र के वो बड़े अमीर हो गए थे और इसीलिए व्यापार भी बहुत विकसित था। तो मैदानी इलाकों का अपना रोल है। और जो इन 6 जो सेंटर हैं तीनों राजाओं के, उनमें 2 बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। एक कावेरीपट्टनम जो चोल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, उसको पुहार भी कहा जाता था, वहाँ से व्यापार होता था। और दूसरा पांड्य राजाओं की राजधानी है मदुरई, वो ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, व्यापारिक केंद्र भी था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत बृहद पैमाने पर व्यापार विकसित होता है। और वहाँ मैदानी नदी घाटी जो है उसके वजह से जो मैदानी इलाके हैं वो भी बड़े समृद्ध थे, बहुत अच्छी उपज होती थी। एक और राजा की चर्चा की गई, सातवाहन राजा की, जिसे दक्षिणापथ का सम्राट माना गया है। और उस राजा में सबसे महत्वपूर्ण गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी है, जिसकी चर्चा उसकी माँ ने, जो गौतमी ने जो एक दान पत्र या अभिलेख जारी किया है, उसी अभिलेख से हमको गौतमीपुत्र के बारे में जानकारी मिलती है। और यह भी जानकारी मिलती है कि वो कितना बड़ा सम्राट था। दरअसल मौर्य पीरियड के डिक्लाइन के बाद दक्षिण भारत में या दक्षिणापथ में सातवाहन राजाओं का ही प्रभुत्व रहा है। तो सातवाहन राजा का भी चर्चा इसमें की गई है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस चैप्टर में है सिल्क रूट की। अब ये सिल्क रूट को सिल्क रूट क्यों कहा जाता था, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि 7000 साल पहले सबसे पहले सिल्क के निर्माण
का जो आविष्कार है या उसका जो प्रयोग है वो चीन में हुआ था। सिल्क के कपड़े बनाना बड़ा कठिन काम उस समय था। वो जो सिल्क का वर्म होता है, कीड़ा होता है, उससे कच्चे सिल्क के सूत को बनाना, फिर उसको बुनना, उससे कपड़े बनाना। और ये कपड़े बड़े मुलायम, बड़े चमकीले और बड़े अच्छे होते थे, जिसका रोम में बहुत डिमांड था और विभिन्न जगहों पे डिमांड था। तो जो चीन के व्यापारी थे वो पैदल या ऊंट से या घोड़े से एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तो वो सिल्क के कपड़े को ले जाते थे और उसका व्यापार करते थे। तो जिस रूट से वो जाते थे वो उस रूट को सिल्क रूट कहा जाता था। और धीरे धीरे ये सिल्क रूट जो है बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि रास्ते में विभिन्न जगहों पर जो छोटे मोटे साम्राज्य थे या जो भी लोग थे वो इन व्यापारियों से कर लेते थे। तो एक समय ऐसा भी आ गया कि जिस साम्राज्य का इस पर ज़्यादा अधिकार रहेगा, कब्जा रहेगा, वो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध रहेगा। और ये देखा गया कि बाद में कुषाण वंश का जो सम्राट था कनिष्क का इस सिल्क रूट पर अधिकार हो गया और इस अधिकार की वजह से वो बड़ा समृद्ध हुआ। तो ये सिल्क रूट जो है वो कनिष्क के पीरियड में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे सिल्क रूट के माध्यम से ही सिल्क का सारा व्यापार होता था। अब अगर हम कनिष्क की बात करें तो कनिष्क के पीरियड में कुछ और भी हुआ था। उसकी दो उसके केंद्र थे, मुख्य केंद्र थे, एक पेशावर और दूसरा मथुरा। पेशावर जो उसकी राजधानी थी और मथुरा जो है वो कला का केंद्र बाद में और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। कनिष्क के पीरियड में बौद्ध धर्म की चौथी काउंसिल होती है, फोर्थ काउंसिल होती है, जिसमें अशोक घोष जो है वो बुद्ध चरित्र लिखता है गौतम बुद्ध के जीवनी पर। मतलब पहला चरित्र लेखन जो है वो अशोक घोष के द्वारा ही किया जाता है, बुद्ध चरित्र। हालांकि उसके बाद बाण भट्ट हर्ष चरित्र लिखते हैं और उसको हिस्टोरिकल माना जाता है, लेकिन पहला चरित्र लेखन अगर हम कहें तो अशोक घोष के द्वारा लिखा हुआ बुद्ध चरित्र है। दूसरी घटना ये होती है, या दूसरा महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट है वो है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ जाता है। महायान को एक इम्पोर्टेंस प्राप्त होता है कनिष्क के द्वारा, और महायान जो है वो हीनयान से दो बातों में भिन्न थी। एक तो ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगी किसी भी लेखन के लिए। दूसरा, गौतम बुद्ध की पहले जो पूजा होती थी वो विभिन्न सिंबॉलिक होती थी, जैसे पीपल का पेड़ को माना जाता था गौतम बुद्ध का सिंबल, इस तरह से। लेकिन अब ये देखा गया कि गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा होने लगी, और मथुरा जो है वो मथुरा कला शैली जिसको बाद में वहाँ, और तक्षशिला में भी गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। तक्षशिला में गांधार स्टाइल में बनता था और मथुरा में मथुरा स्टाइल में बनता था। तो ये गांधार स्टाइल और मथुरा स्टाइल पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना जान लें कि गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा होने लगी। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ बोधिसत्वा का हुआ। बोधिसत्वा पहले उनको कहा जाता था जिनको बौद्ध धर्म का ज्ञान था और वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे और कहीं एकांतवास करते थे। लेकिन अब यह परिवर्तन आ गया कि बोधिसत्वा एकांतवास करना छोड़ दिए, वो समाज के बीच में रहते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और इस बोधिसत्वा का कंसेप्ट भारत से जापान, चीन, हर जगह गया। और यह भी देखा गया है कि कनिष्क के पीरियड में, हालांकि अशोक के पीरियड में भी पहले लंका वगैरह में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था, फिर कनिष्क के पीरियड में भी बौद्ध धर्म का और ज़्यादा प्रचार होता है। जापान में भी होता है, चाइना में भी होता है, कोरिया में भी होता है। तो विभिन्न जगहों पे बौद्ध धर्म प्रचलित होता है। इसके अलावा एक चीज़ और देखा गया कि बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए अलग अलग जगहों पे केव्स में जो गुफाएं थे उनको काट कर उनका निवास स्थान बनाया गया, और वहीं बौद्ध भिक्षु रहते थे और वहीं पर ध्यान करते थे और वहीं से प्रचार प्रसार का कार्य करते थे। और ये जो केव्स बनाए गए, जैसे एक चर्चा अशोक के पीरियड का भी है, बराबर का केव जो अशोक ने दान में दिया था, फिर नागार्जुनीय का केव जो दशरथ ने दान में दिया था। तो ये सारे केव्स जो हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे। और ये केव्स जो हैं सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ही उपयोग नहीं किए जाते थे, बल्कि जो व्यापारी उस रास्ते से जाते थे वो भी वहाँ विश्राम करने का काम करते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट उस समय होता है जो जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और नई डेवलपमेंट हुई इस पीरियड में, और वो होता है भक्ति का प्रचार और प्रसार। भक्ति की जो परंपरा है इसके बारे में जो इस चैप्टर में बताया गया है वो भगवत गीता से शुरू होती है। भगवत गीता में
कृष्ण अर्जुन को भक्ति का ज्ञान देते हैं और ये बतलाते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ और अन्य किसी भी विचार को छोड़कर मुझ में लीन हो जाना है। दरअसल भक्ति होती क्या है? भक्ति जो है वो एक पूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर है। तो भक्ति परंपरा में ये दिखाया गया कि जो भक्त है वो अपने इष्ट देवी देवता, जो भी उसके देवी हैं या देवता हैं, उनके प्रति उनका पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। खास करके देखा गया कि विष्णु का, शिव की, दुर्गा की पूजा प्रारंभ हुई और उनकी भी मूर्तियां बनने लगी। जिस प्रकार की अवधारणा, जिस प्रकार का उनका चेहरा मनुष्य अपने द्वारा कल्पना में निर्धारित किया और उस तरह की मूर्तियां बनने लगी और ये माना जाने लगा कि अगर आप भक्ति करते हैं, कंप्लीट सरेंडर करते हैं, तो जो रूप आप सोचते हैं उसी रूप में भगवान आपको दर्शन देंगे। हालांकि इसका भक्ति का बाद में और प्रचार और विस्तार हुआ, जो हम आगे कभी चर्चा करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में ये बताया गया कि भक्ति की जो परंपरा है, उस परंपरा की शुरुआत भी इस पीरियड में मानी जाती है। और गुप्ता पीरियड में ये देखा गया कि गुप्ता पीरियड के पहले मूर्ति और मंदिरों का निर्माण नहीं होता था, बल्कि सिर्फ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो स्तूप थे, चैत्य थे, जैन धर्म से सब जुड़े हुए, उन्हीं का निर्माण होता था। लेकिन गुप्ता पीरियड के बाद जो वैष्णव परंपरा है, भक्ति परंपरा है, उसका बहुत विकास होता है और विभिन्न मंदिरों का और विभिन्न देवी देवताओं के मूर्तियों का भी निर्माण होने लगता है। मतलब कि जो एक साकार जो देव हैं, देवता हैं या देवियां हैं, साकार रूप है, उनका प्रचलन बढ़ता है। तो हम इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों के बारे में मुख्य रूप से देखते हैं। पहला कि किस तरह से व्यापार विकसित होता है, दूसरा किस तरह से जो दक्षिण भारत के 3 राजा थे उनका क्या रोल था, और बाद में तो हम ये भी देखते हैं कि जो चोल और बाद में अर्ली मेडिवल पीरियड में और भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं और बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराते हैं। लेकिन प्राचीन काल में इस तरह की बातें नहीं हुई, बल्कि संगम की ही चर्चा होती है, 3 संगम पीरियड की चर्चा होती है। फिर किस तरह से कनिष्क बौद्ध धर्म को विकसित करता है और मूर्ति कला को भी विकसित करता है, खास करके गांधार कला और मथुरा कला को, और किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होता है। सिल्क रूट का क्या इंपॉर्टेंस था, इस बात की हम चर्चा इसमें किए हैं। और फिर भक्ति की परंपरा किस तरह से विकसित हुई है। तो आपके इस चैप्टर 9 में मूल रूप से यही बातें हैं जिस पर चर्चा की गई है। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आएगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन with a new chapter.